हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। तो आइए हम आज जो है दैनिक जीवन रसायन का एक बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे। एनसीईआरटी में भाई प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो एनसीईआरटी में जितना इसके बारे में दिया गया है मोर देन सफिशिएंट है। तो एनसीईआरटी से ही हम एक क्विक रिवीजन, बहुत ही तेजी से इसका रिवीजन करेंगे। जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को जान लेते हैं और इस चैप्टर को क्या करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू करके निपटा देते हैं। चलिए, तो हमारा जो दैनिक जीवन रसायन है इसमें मुख्यतः हमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है: औषधियों के बारे में, मद्रकों के बारे में और अपमार्जक और जो हमारे साबुन होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे औषधियों की, दवाइयों की। तो अगर हम बात करें औषध होते क्या हैं, तो औषध जो है वो हमारे कम अणुभार वाली रसायन होते हैं। और ये जो होते हैं ये बहुआण्विक या वृहद आणविक, जो बड़े अणु होते हैं, लक्ष्यों से अन्योन्य क्रिया करके। अब वृहद आणविक लक्ष्य क्या कहलाते हैं, तो हमारे शरीर में जो पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं, जो प्रोटीन है, जो एंजाइम है, उनको हम क्या बोलते हैं, वृहद आणविक लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य अणु कहते हैं उनको। तो ये औषधियां उन लक्ष्य अणुओं से अन्योन्य क्रिया करके जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। और जब हमारी जो जैव प्रतिक्रिया होती है वो चिकित्सकीय होती है, चिकित्सीय होती है, इसमें चिकित्सकीय नहीं दिया, चिकित्सीय कहो चाहे चिकित्सकीय कहो, और लाभदायक होती हैं, तो इन रसायनों को ही हम क्या बोलते हैं भाई, औषध कहते हैं। इनका उपयोग जो होता है वो रोगों को निदान, निवारण, उपचार के लिए किया जाता है। और अगर हम इनकी एक निश्चित मात्रा लेते हैं तो भाई ये हमारे लाभदायक होती हैं। और अगर निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा प्रयोग करते हैं तो ये क्या होती है, विष का काम करती हैं। रसायनों के चिकित्सकीय उपयोग को ही हम क्या बोलते हैं, रसायन चिकित्सा कहते हैं। तो क्या होते हैं भाई, कम अणुभार वाले वे पदार्थ जो क्या होती हैं भाई, औषधियों का काम करती हैं, जो रोगों के निवारण, निदान वगैरह में प्रयोग होती है, वही हमारी औषध कहलाती है। तो औषध का जो वर्गीकरण होगा वो हम कई प्रकार से करते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है भेषज गुण विज्ञानी वर्गीकरण। इसमें होता क्या है, तो ये वर्गीकरण जो है वो भेषज गुण विज्ञानी प्रभाव पर आधारित है। और ये चिकित्सकों के लिए, मतलब जो हमारे डॉक्टर होते हैं उनके लिए अधिक उपयोगी है, क्योंकि ये किसी भी विशेष उपचार के लिए उपलब्ध सारी औषधियों की श्रेणी बताता है। इसमें जो होती है भाई, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है, मतलब जो भाई हमें किस उपचार के लिए कौन सी दवाई चाहिए, क्या चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी इसी वर्गीकरण में मिलेगी। तो भेषज हिंदी में क्या बोलते हैं, भेषज गुण विज्ञानी, या इंग्लिश में बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पे। तो ये जो है ये डॉक्टरों के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है और इसमें किसी विशेष उपचार के लिए उपलब्ध पूरी औषधियों की श्रेणी प्राप्त होती है। जैसे हमारी जो पीड़ाहारी औषधि कौन सी होती है, दर्द को दूर करने वाली एंटीसेप्टिक कौन होती है, जो सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने के साथ साथ भाई उनके वृद्धि को रोकती है, वो हमारे एंटीसेप्टिक होती है। तो ये सारी इसी के अंतर्गत आती है। दूसरा, औषधि के प्रभाव के आधार पे। तो औषधि के प्रभाव के आधार पर अगर हम बात करें तो किसी विशेष जैव रासायनिक प्रक्रम पर औषधि के प्रभाव पर आधारित होता है ये वर्गीकरण। और जैसे हमारा हिस्टामिन जो होता है, जो कि शरीर में क्या हो, एलर्जी उत्पन्न करता है। तो हिस्टामिन जो है एलर्जी उत्पन्न करता है, तो उसको एलर्जी को दूर करने के लिए हम प्रतिहिस्टामिन का प्रयोग करते हैं। जैसे एलर्जी से हमारी बॉडी पे क्या होते हैं भाई, रैसेस आ जाती हैं, खुजली वगैरह होने लगती है ना, त्वचा पूरी फट जाती है। तो ये क्या होते हैं भाई, एलर्जी होती है जो हिस्टामिन उत्पन्न करता है। तो हिस्टामिन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रतिहिस्टामिन का प्रयोग करते हैं। और हिस्टामिन के प्रभाव कई प्रकार से दूर करते हैं। अभी हम लोग प्रतिहिस्टामिन औषधि के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। फिर तीसरा वर्गीकरण जो है वो कौन सा होता है, संरचना पर आधारित। तो संरचना पर आधारित जो होता है भाई, जैसे हमारी सल्फा औषधियां जो होती हैं, ठीक है, सल्फा औषधियां ये संरचना पर आधारित औषधियां होती हैं। तो ये औषधि रासायनिक संरचना पर आधारित है। और इस प्रकार से वर्गीकृत जो औषधि होती है वो समान संरचनात्मक विशेषताओं की भागीदार होती हैं। प्रायः इनमें समान भेषज गुण विज्ञानी क्रियाशीलता होती है, मतलब जिनकी संरचनाएं समान होती हैं, जो सल्फा औषधियां होती हैं उन वो सारी की सारी लगभग एक समान प्रकार के ही रोगों के निवारण के लिए प्रयोग होती है। तो उदाहरण के लिए हमारा सल्फेनेमाइड दिया है, तो संरचना पर आधारित जो औषधियां होती हैं उनको हम सल्फा औषधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फा औषधि कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और चौथा हमारा जो है लक्ष्य अणुओं पर आधारित। लक्ष्य अणु आपको हमने बताया है, हमारे बॉडी में पाए जाने वाले जो जैव अणु होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल, ये सारे जैव अणु ही लक्ष्य अणु कहलाते हैं। तो औषध साधारणतः जैव अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों से क्रिया करती हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, लक्ष्य अणु या औषध लक्ष्य कहते हैं। समान संरचनात्मक विशेषताओं वाली औषधियां जो है वो लक्ष्यों पर क्रियाविधि संरचनात्मक विशेषताओं वाली जो औषधियां हैं वो जैव अणुओं पर समान प्रकार की क्रियाविधि दर्शाती हैं। और लक्ष्य अणु पर आधारित वर्गीकरण औषध रसायन के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है। भाई कौन सा औषधि किस लक्ष्य अणु को क्या करेगा, टारगेट करेगा, इस पर आधारित जो वर्गीकरण होता है वो सबसे अधिक उपयोगी होता है। मतलब लक्ष्य अणु पर आधारित वर्गीकरण सबसे अधिक क्या है, उपयोगी होता है। चलिए, अगला जो हमारा है वो है औषध लक्ष्य अन्योन्य क्रिया। तो औषध लक्ष्य अन्योन्य क्रिया क्या होती है, जैसे कि हमने बताया
जो हमारी औषधियां होती हैं वो लक्ष्य अणुओं से क्या करती हैं, अन्योन्य क्रिया करती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, औषध लक्ष्य अन्योन्य क्रिया। ठीक है, तो जैव अणु शरीर में विभिन्न कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जैव उत्प्रेरक का कार्य करने वाले प्रोटीन एंजाइम कहलाते हैं। जो प्रोटीन की संचार व्यवस्था में निर्णायक होते हैं उन्हें ग्राही कहते हैं। वाहक प्रोटीन ध्रुवीय अणुओं को कोशिका कला के आर पार ले जाते हैं। न्यूक्लिक अम्लों में कोशिका की सांकेतिक आनुवांशिक जानकारी होती है, जैसे डीएनए आनुवांशिक संरचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाता है। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट कोशिका कला की संरचना का हिस्सा होते हैं। तो हम औषध और लक्ष्य अन्योन्य क्रिया का वर्णन एंजाइम और ग्राही के उदाहरण द्वारा करेंगे। एंजाइम आपको पता चल गया, एंजाइम क्या है, जैव उत्प्रेरक का कार्य करने वाले प्रोटीन को एंजाइम कहते हैं, और संचार व्यवस्था को चलाने वाले जो प्रोटीन होते हैं उनको ही ग्राही कहते हैं। ठीक है, तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले जैव उत्प्रेरक एंजाइम होंगे, और ग्राही क्या होंगे, संचार व्यवस्था को चलाने वाले पदार्थ ग्राही होते हैं। एंजाइम जो है, सबसे पहले हम एंजाइम की बात करेंगे। जब एंजाइम का औषध लक्ष्य की तरह उपयोग करेंगे तो उनकी बात करते हैं। तो औषध और एंजाइम के मध्य अन्योन्य क्रिया को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि एंजाइम अभिक्रिया का उत्प्रेरण करते कैसे हैं। जो हम लोगों ने अधिशोषण चैप्टर में पढ़ रखा है सेम वैसा ही होता है। एक की दूसरी की सतह पर क्या होती है, अधिशोषण होता है, और अधिशोषण के पश्चात क्या होता है, उत्प्रेरण क्रिया प्रारंभ होती है। सेम चीज यहाँ भी पढ़ना है। सबसे पहला जैसे हमारा एंजाइम है उसका पहला काम क्या होता है, तो एंजाइम का पहला काम होता है जो हमारा क्रियाकारक है, जो अभिकारक है, उसको रासायनिक क्रिया के लिए थामे रखना। भाई एंजाइम जब अभिकारक को रोके रखेगा कि रुको थोड़ी देर अभी अभिक्रिया होगी। जैसे किसी को तुम इंतजार कराए रहते हो ना, कोई फोन करता है कहाँ है भाई, तो कहते हो बस खड़े हैं मैदान में है, ठीक है बस 5 मिनट में आ रहे हैं। वो भाई खड़ा है तो आधा घंटा हो गया, फिर फोन किया कहाँ है भाई, बस बस रास्ते में आ गए, देखो हाथ हिला रहे हैं दिख रहा है, बस मैं ही तो हूँ आ गया। फिर आधे घंटे बीत जाते हैं, फिर कहता है कि भाई आओगे कि नहीं आओगे, गुस्सा के, हाँ बस आ तो गया, तेरे बगल में खड़ा हूँ, पीछे तो देख नहीं पा रहा। वैसे ही होता है, एंजाइम जो है अभिकारक को रोके रखता है कि भैया अभिक्रिया होगी, रुको थोड़ी देर अभिक्रिया होगी। तो ये अभिकारक की सतह पर जाकर बंद बनाकर उसकी सतह को क्या करता है, सतह से जुड़ जाता है और उसको अभिक्रिया के लिए रोके रखता है। तो सबसे पहला काम अभिकारक को क्या करता है भाई, थामे रखना है। एंजाइम की सक्रिय सतह जो होती है वो अभिकारक अणु को उपयुक्त स्थिति में थामे रखती है, जिससे इस अभिकारक द्वारा प्रभावी, जिससे इस पर अभिकर्मक द्वारा प्रभावी आक्रमण हो सके। और अभिकारक एंजाइम की सक्रिय सतह पर विभिन्न प्रकार की अन्योन्य क्रिया द्वारा बंधे होते हैं। जैसे वो अन्योन्य क्रिया आयनिक बंध हो सकते हैं, हाइड्रोजन बंध हो सकते हैं, वांडर वाल्स बल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा क्या है भाई, सक्रिय सतह है, और सक्रिय सतह पे क्या है भाई, एंजाइम की सक्रिय सतह है, ये हमारा अभिकारक है। तो इस एंजाइम की सक्रिय सतह इस अभिकारक को क्या करती है, अपनी सतह पे बांध लेती है। और बांधने पर इन दोनों के बीच कौन सा बल हो सकता है, आयनिक बंध हो सकता है, द्विध्रुव द्विध्रुव बल हो सकता है, हाइड्रोजन बंध हो सकता है। तो एंजाइम का पहला काम होता है अभिकारक को थाम कर रखना, जिससे अभिकर्मक क्या करे, इस अभिकारक पर प्रभावशाली आक्रमण कर सके उत्पाद बनाने के लिए। पहला काम समझ गए, तो पहला काम है अभिकारक को थामे रखना। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है, एंजाइम का दूसरा काम है अभिकारक पर आक्रमण करके रासायनिक क्रिया कराने के लिए उचित क्रियात्मक समूह। ये भाई प्रकारात्मक का मतलब क्या है, क्रियात्मक समूह। तो अभिकारक की पर आक्रमण करके अभिक्रिया के लिए उचित क्रियात्मक समूह उपलब्ध कराना, जो कि अभिकारक पर आक्रमण करके रासायनिक क्रिया करता है। तो दो काम होते हैं, पहला तो अभिकारक की सतह को थामे रखना, अभिकारक को अभिक्रिया के लिए थामे रखना, और दूसरा कोई प्रभावी आक्रमण द्वारा उचित क्रियात्मक समूह उत्पन्न करना, जिससे क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होती है। चलिए अगला जो हमारा है वो हम बात करेंगे औसत एंजाइम अन्योन्य क्रिया। तो औसत एंजाइम की जो उपरोक्त जो हमने देखी, जो दो प्रोसेस देखे, गतिविधियों में से किसी में भी अवरोध उत्पन्न करती है। जो हमारी औषधि होती है वो एंजाइम की इन दोनों विधियों में से, जैसा कि अभिकारक को थामे रखना या अभिकारक पर आक्रमण करना, तो इन दोनों में से औषधि जो है एंजाइम की इन दोनों में से किसी भी प्रोसेस को क्या कर सकती है, अवरोध उत्पन्न कर सकती है, उसके लिए बाधा बन सकती है। एंजाइम की बंधनी सतह को अवरुद्ध कर सकती है और अभिकारक के आबंधन में रुकावट डाल सकती है। अथवा ये एंजाइम के उत्प्रेरक कार्य में अवरोध उत्पन्न करती है, और ऐसी औषधियों को एंजाइम संनमक कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछे एंजाइम संनमक क्या है, तो वे औषधियां जो एंजाइम की गतिविधियों में, एंजाइम की उत्प्रेरक विधि में क्या करती हैं, अवरोध उत्पन्न करती हैं। वे औषधियां जो एंजाइम की उत्प्रेरक क्रियाविधि में अवरोध उत्पन्न करती हैं, उन्हीं को बोलते हैं एंजाइम संनमक। ठीक है, तो एंजाइम संनमक कैसे कार्य करते हैं आइए देखते हैं। तो एंजाइम संनमक दो तरह से कार्य कर सकते हैं। पहला भाई, हमारा जो औषध है वो अभिकारक अणु को एंजाइम की सतह पर ना जाने देकर खुद उसकी सतह पर जाके क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो इस तरह से अभिकारक इसकी सतह पर पहुंचेगा नहीं, क्रिया होगी नहीं, उत्प्रेरक क्रिया होगी नहीं। तो
तो औषध एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजन के लिए वास्तविक क्रियाधार से स्पर्धा करती है। ऐसी औषधियों को स्पर्धी संदमक कहते हैं। तो औषधि कहती क्या है अभिकारक को कि तुमको नहीं जाना है, मैं जाऊंगी यहाँ पर क्या होने, जुड़ने। तो औषधि क्रियाधार के साथ स्पर्धा करती, तुम्हारी जगह नहीं है, वो कंपटीशन करती, मैं जाऊंगी पहले। तो इसके पहले जाकर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और ये पहुंच नहीं पाता तो उत्प्रेरक क्रिया संभव नहीं होती है। तो ऐसी औषधियां जो क्रियाधार से या अभिकारक से क्या करती हैं, स्पर्धा करती हैं एंजाइम की सतह पर जुड़ने के लिए, वो कहलाती स्पर्धी संदमक। क्या कहलाएंगी, स्पर्धी संदमक। चलिए दूसरा प्रोसेस क्या होता है, दूसरा प्रोसेस ये है कि कुछ औषधियां एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजन नहीं करती, यह एंजाइम की अलग अलग सतहों पर संयोजन करती हैं। सक्रिय सतह पर संयोजन नहीं करेंगी बल्कि अलग सतह पर संयोजन करती हैं। ऐसी औषधियां कहलाती हैं एलोस्टीरिक सतह, ऐसी सतह को बोलते हैं एलोस्टीरिक सतह, ठीक है। और इस प्रकार संदमक के एलोस्टीरिक सतह पर संयोजन से सक्रिय सतह की आकृति इस प्रकार परिवर्तित हो जाती है कि क्रियाकारक या जो अभिकारक है वो इसे पहचान ही नहीं पाता है, वो इसे पहचान ही नहीं पाता है, ठीक है। जैसे मान लो किसी को भटकाना है, ठीक, किसी को भटकाना है, तो भटकाने के लिए क्या है, दो रास्ते जा रहे हैं, दो रास्ते जा रहे थे। अब अभिकारक को पता है कि मैं इस रास्ते पे जाऊंगा तो मेरी जो उत्प्रेरण क्रिया है वो संभव हो जाएगी। वहां बोर्ड लगा हुआ था एंजाइम का। अब ये औषधि गई, औषधि एंजाइम की दूसरी सतह को, जो बोर्ड है, उस बोर्ड को उठा के बीच में लगा दी, ठीक है। अब दोनों तरफ एंजाइम दिख रहा है। अब अभिकारक आया और बीच में दो राह पे खड़ा हो गया। अब उसको पता ही नहीं चल रहा इधर जाना है कि इधर जाना है, उसको पता ही नहीं चल पा रहा कि सक्रिय रास्ता कौन सा है, किस रास्ते से पहुंचने पर अपनी मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। तो औषधि क्या करती है, औषधि सक्रिय सतह से ना जुड़कर किसी और सतह से जुड़ जाती है, जिसे हम एलोस्टीरिक सतह कहते हैं। तो जब उसके किसी और सतह से जुड़ने के कारण सक्रिय सतह का आकार परिवर्तित हो जाता है और हमारा अभिकारक सक्रिय सतह को पहचान ही नहीं पाता है, और उत्प्रेरक में फिर से, उत्प्रेरक की क्रियाविधि में फिर से क्या हो जाती है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे औषधियां जो एंजाइम की उत्प्रेरक क्रियाविधि में अवरोध उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, उन्हें हम संदमक, एंजाइम संदमक कहते हैं। एंजाइम संदमक दो तरह से कार्य करते हैं, या तो सक्रिय सतह पर अधिशोषित हो जाएंगे या तो किसी और सतह पर अधिशोषित होकर सक्रिय सतह का आकार ही परिवर्तित कर देते हैं। कहानी क्लियर है ये। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे कहता है अगर एंजाइम और संदमक के बीच बना जो बंध है वो सहसंयोजी बंध हो तो इसे आसानी से तोड़ा ना जा सके, तो एंजाइम स्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाता है, और तब जो हमारा शरीर है वो एंजाइम संदमक संकुल को निम्नीकृत कर देता है और नए प्रकार का एंजाइम शरीर में निर्मित होता है। अभी हमने एंजाइम देखा औषध लक्ष्य की तरह, अब हम देखेंगे ग्राही को औषध लक्ष्य की तरह। तो ग्राही शरीर की संचार व्यवस्था के लिए निर्णायक प्रोटीन होते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बताया। इनमें अधिकतर जो है वो कोशिका कला में ही स्थित होते हैं। ग्राही प्रोटीन कोशिका कला में इस प्रकार स्थित होते हैं कि इनका जो सक्रिय भाग होता है वो कोशिका कला के बाहरी क्षेत्र में खुलता है। जो सक्रिय भाग होता है वो कोशिका कला के कहां खुलता है, बाहरी सतह में खुलता है। जैसे यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से समझाया गया है। तो ये आपका क्या है, कोशिका कला का वही छोटा सा भाग है, और यही क्या है, यहीं पे ग्राही प्रोटीन का मुख्य क्या होता है, खुलता है, ठीक है। चलिए तो हमारा शरीर जो है उस शरीर में दो तंत्र कोशिकाओं और तंत्र कोशिकाओं और पेशी के मध्य संदेश का संचार कुछ रसायनों द्वारा होता है। इन रसायनों को क्या बोलते हैं भाई, रासायनिक संदेश वाहक कहते हैं, और ये ग्राही प्रोटीन की बंधनी सतह पर ग्रहण किए जाते हैं। जो रासायनिक संदेश वाहक होते हैं वो ग्राही सतह की जो ग्राही प्रोटीन जो होते हैं उनकी सक्रिय सतह पर इनको क्या किया जाता है, अधिशोषित किया जाता है या ग्रहण किया जाता है। तो शरीर में दो तंत्र कोशिकाओं या फिर तंत्र कोशिकाओं और पेशी, जो हमारी मांसपेशी होती है, के मध्य जो संदेश का प्रसार होता है या संचार होता है वो जिन रसायनों द्वारा होता है उन्हीं को हम बोलते हैं रासायनिक संदेशवाहक। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है रासायनिक संदेशवाहक क्या होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो दो तंत्र कोशिकाओं या फिर तंत्र कोशिकाओं और पेशी के मध्य संदेश का संचार करते हैं वो रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, और ये रासायनिक संदेशवाहक ग्राही की सतह पर ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है। संदेशवाहक को समायोजित करने के लिए ग्राही के आकार में बदलाव आता है और इससे संदेश कोशिका में पहुंच जाता है। जो संदेश भाई ये क्या करेगा, इसको ग्रहण करेगा और ग्रहण करने के बाद इसका आकार परिवर्तन होगा, आकार परिवर्तित हो गया, समझो जो संदेश लेकर आया था वो रासायनिक संदेशवाहक वो कोशिका के अंदर पहुंच चुका है। तो आकार में बदलाव आ जाता है, इससे संदेश कोशिका में पहुंच जाता है। इस प्रकार रासायनिक संदेशवाहक बिना कोशिका में प्रवेश किए संदेश को कोशिका के भीतर पहुंचा देता है। संदेश को क्या करता है, कोशिका के भीतर पहुंचा देता है। जैसे देखो ये रासायनिक संदेशवाहक आया, इसकी सतह पर जैसे ही आया, देखो इसके आकार में क्या हो गया, परिवर्तन, और इसके आकार में परिवर्तन होने से क्या हो गया भाई, इसके आकार में परिवर्तन होने का मतलब है कि कोशिका के अंदर संदेश पहुंच चुका है, ठीक है। चलिए यहाँ क्या क्या तीन प्रोसेस दिखाए गए। ग्राही रासायनिक संवाहक ग्रहण करते हुए,
फिर संदेशवाहक के संयोजन से ग्राही का आकार परिवर्तन हुआ, संदेशवाहक के निकलने के पश्चात फिर से उसका आकार वापस स्थिति में आ चुका है। ठीक है, ये संदेश इसके अंदर पहुंच चुका है। चलिए, तो शरीर में अत्यधिक संख्या में अनेक प्रकार के ग्राही होते हैं जो अलग अलग रासायनिक संदेशवाहकों से क्रिया करते हैं। ये ग्राही रासायनिक संवाहकों में से एक के मुकाबले दूसरे के प्रति चयनात्मकता दिखलाते हैं, मतलब किसको ग्रहण करना है किसको नहीं ग्रहण करना ये भी चूज करते हैं। ऑप्शन, जब किसी के पास ढेर सारे ऑप्शन होते हैं तो उसका भाव बढ़ जाता है ना, तो उसी तरह ये ग्राही जो है इसके पास ढेर सारे संदेशवाहक होते हैं जिनमें से ये चयन करता है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, क्योंकि इनकी बंधनी सतहों के आकार, संरचना और एमिनो अम्ल संगठन अलग अलग होते। ठीक है, तो जो औषधि ग्राही की सतह पर आबंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में अवरोध उत्पन्न करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विरोधी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे विरोधी क्या होते हैं, तो ऐसे औषधि जो ग्राही की सतह पर जुड़कर उसके प्राकृतिक कार्य में अवरोध उत्पन्न करते हैं वो हमारे विरोधी कहलाते हैं। दो तरह के हो गए, एक एंजाइम संदमक, ऐसी औषधियां जो एंजाइम के उत्प्रेरक कार्य में अवरोध उत्पन्न करती हैं वो एंजाइम संदमक की विरोधी क्या है, जो ग्राही के प्राकृतिक कार्य में अवरोध उत्पन्न करती हैं वो विरोधी होती हैं। ये संदेश अवरुद्ध करने के लिए लाभकारी होती हैं। ये दूसरे प्रकार की औषध वे हैं जो प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर लेती है, इन्हें एगोनिस्ट कहते हैं। ये प्राकृतिक रासायनिक संदेशवाहक की कमी होने पर लाभदायक होती है। ठीक है, तो आपके पास दो तरह की हो गई, एक विरोधी एक एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होती हैं, ऐसी औषधियां जो प्राकृतिक संदेशवाहक की तरह कार्य करने लगती हैं, उनकी तरह, जैसे जो आपका जानी दुश्मन में जो सांप नहीं था, किसी का भी आकार बना लेता, किसी का भी रूप धारण कर लेता था, तो ऐसी ग्राही जो किसी संदेशवाहक का रूप धारण कर ले, जो बहरूपिया होती हैं। तो बहरूपिया क्या करती है, ग्राही की सक्रिय सतह को सक्रिय कर देती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये प्राकृतिक रासायनिक संदेशवाहक की अनुपस्थिति में लाभदायक होती हैं। तो दो तरह की, एक विरोधी जो अवरोध उत्पन्न करती है और दूसरा जो उसको सक्रिय कर देती है। तो विरोधी अवरोध उत्पन्न करेगी और एगोनिस्ट क्या करेगी, ग्राही को सक्रिय कर देती है। ठीक है, प्राकृतिक कार्य के लिए। चलिए फिर आगे बात करते हैं, अगला जो हमारा है तो विभिन्न प्रकार की औषधियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रतिअम्ल। प्रतिअम्ल क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो आमाशय में अम्लीयता को कम करने का कार्य करते हैं। आमाशय में अम्लीयता को क्या करते हैं, कम करने का कार्य करते हैं, क्योंकि भाई जब आमाशय में अम्लीयता बढ़ जाती है, अम्ल अधिक मात्रा में हो जाता है तो अत्यंत पीड़ा, मतलब अत्यंत दर्द होता है, और उसके साथ साथ जो होता है भाई क्या होने लगती है, उलझन जैसी होती है, उत्तेजना पैदा होती है। तो आमाशय में अम्ल का अत्यधिक उत्पादन जो है वो उत्तेजना और पीड़ा देता है। गंभीर अवस्था में आमाशय में घाव भी हो जाते हैं। तो 1970 तक अम्लता का उपचार केवल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा किया जाता था, परंतु अत्यधिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है अमाशय को क्षारीय कर देता है तथा अधिक अम्ल उत्पादन को प्रेरित करता है। तो धात्विक हाइड्रोक्साइड बेहतर उपचार है, क्योंकि अघुलनशील होने के कारण ये पीएच की उदासीनता से आगे नहीं बढ़ने देते। दोनों ही उपचार केवल रोग के लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, कारण को नहीं। इसलिए पहले इन धातुओं से रोगी का उपचार आसान नहीं होता था। अग्रगत अवस्था में अल्सर के प्राणघातक होने के कारण इसका एकमात्र उपचार आमाशय के रोगग्रस्त हिस्से को निकाल देना था। ठीक है, हमें सबसे पहले तो प्रतिअम्ल जानना है। तो आमाशय में अम्लीयता के बढ़ जाने पर अम्लीयता को कम करके, ठीक है, अम्लीयता को कम करने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं वही हमारे प्रतिअम्ल है। तो प्रतिअम्ल वे पदार्थ होते हैं जो आमाशय का पीएच बढ़ाकर अम्लीयता को कम कर देते हैं। किसी भी विधि द्वारा आमाशय के में पीएच मान को बढ़ाकर उसकी अम्लीयता को कम करते हैं, वही प्रतिअम्ल कहलाते हैं। जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रतिअम्ल है, धातु के जो हाइड्रोक्साइड है वो प्रतिअम्ल है। हम सिंपल सा कह सकते हैं प्रतिअम्ल क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो वे पदार्थ जो आमाशय की अम्लीयता को कम करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रतिअम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रतिअम्ल। सिंपल सी एक लाइन की डिफिनेशन है, वे पदार्थ जो आमाशय के पीएच मान को बढ़ाकर अम्लीयता को कम करते हैं प्रतिअम्ल कहलाते हैं। प्रतिअम्ल क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, आमाशय में अम्लीयता, भाई प्रतिअम्ल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आमाशय में अम्लीयता बढ़ने पर उत्तेजना और पीड़ा होती है, और ज्यादा अम्लीयता हो जाने पर आमाशय में घाव हो जाता है। ठीक है, तो इसके इलाज के लिए ही प्रतिअम्ल का क्या हुआ, जन्म हुआ, प्रतिअम्ल का निर्माण हुआ। प्रतिअम्ल क्षारीय प्रकृति के होता है जो आमाशय में पीएच मान को बढ़ाकर उसकी अम्लीयता को कम कर देता है। प्रतिअम्ल जो होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिअम्ल क्या करता है, रोग के लक्षणों को नियंत्रित करता है, कारण को नहीं। भाई अम्लीयता किस कारण से बढ़ी, प्रतिअम्ल उसको नहीं दूर कर पाता। अगर कारण को हटा दे तो अम्लीयता बढ़े ही ना, वो केवल लक्षण को नियंत्रित करेगा। ठीक है, मतलब अम्लीयता को कम करता है। तो कुछ आपसे पूछेगा प्रतिअम्ल क्या होते हैं और उनके जो है उदाहरण, तो आप हिस्टामिन बताएंगे, सिमेटिडिन बताएंगे, सॉरी हिस्टाडिन सिमेटिडिन नहीं, सिंपल सा आप बताएंगे क्षारीय हाइड्रोक्साइड, वो तो कुछ और नीचे अगला दिया है। हिस्टामिन जो होता है वो भाई त्वचा पर एलर्जी उत्पन्न करता है, ये अलग चीज हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल सा आप देख लीजिए,
यहाँ पे कि अति अम्लता के उपचार में मुख्य परिवर्तन उस खोज के बाद हुआ जिसके अनुसार हिस्टामिन आमाशय में पेप्सिन को निकालने में उद्दीपित करता है। आमाशय की दीवार में स्थित ग्राही के साथ हिस्टामिन की अन्योन्य क्रिया रोकने के लिए अगर हम बात करें तो अन्योन्य क्रिया रोकने के लिए औषध सिमेटिडिन अविकल्प की गई। ठीक है, इसके कारण कम अम्ल निकलता था। इस औषध का जो महत्व है वो इतना अधिक था कि जब तक रेनिटिडिन की खोज नहीं हुई ये संसार में सबसे अधिक बिकने वाली औषधि थी। तो ये हिस्टामिन जो है ये जब अधिक मात्रा में होता है तो त्वचा पर क्या होता है भाई, त्वचा पर एलर्जी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे भी अम्लीयता को बढ़ने का कारण होते हैं। ये सारे भी क्या होते हैं, अम्लीयता के बढ़ने के कारण होते हैं। तो प्रति अम्ल जो है उसकी हम बात करें तो सिंपल सा आपको क्या बताना है, जो अम्लीयता को, आमाशय की अम्लीयता को कम करने का काम करते हैं वही हमारे क्या होते हैं भाई, प्रति अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रति अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। तो आगे बढ़ा जाए चलिए, फिर आपसे पूछेगा कि हमारा प्रतिहिस्टामिन क्या होता है। तो प्रतिहिस्टामिन वे औषधियां जो त्वचा पर एलर्जी को कम करने का काम करती है वो प्रतिहिस्टामिन होता है। सिंपल से एक लाइन का आंसर है। तो हिस्टामिन एक शक्तिशाली वाहिका विस्फारक है। इसके विविध कार्य हैं। ये श्वसन नलिकाओं और आहार नली की चिकनी पेशियों को संकुचित करती है तथा दूसरी पेशियों जैसे रुधिर वाहिकाओं की दीवारों को नरम करती है। जुकाम के कारण होने वाली नासिका संकुलन और परागकरण के कारण होने वाली एनर्जी का कारण भी हिस्टामिन होती है। तो संश्लिष्ट औषध ब्रोमफेनिरमिन और टरफेनाडिन प्रतिहिस्टामिन का कार्य करती हैं। तो आपसे पूछता है प्रतिहिस्टामिन के उदाहरण, तो ब्रोमफेनिरामिन और टरफेनाडिन जो सेल्डेन होती है, डाइमेटेप होती है, प्रतिहिस्टामिन का कार्य करती हैं। यह हिस्टामिन के साथ ग्राही की उस बंधनी सतह के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं जिस पर हिस्टामिन अपना प्रभाव डालती हैं और इस प्रकार हिस्टामिन के प्राकृतिक कार्य में क्या करती हैं, बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो प्रतिहिस्टामिन जो होता है वो एलर्जी को कम करने के लिए काम में आती है। ये ब्रोमफेनिरामिन है और ये टरफेनाडिन। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये आपकी प्रतिहिस्टामिन है। चलिए अगला क्या है, तंत्रिकीय सक्रिय औषध क्या होते हैं। तो हमारे जो प्रशांतक होते हैं जो मानसिक तनाव को दूर करने का काम करते हैं, प्रशांतक जो डिप्रेशन वगैरह को दूर करने के काम होते हैं वो प्रशांतक होती है। पीड़ाहारी जो शरीर में जो दर्द होता है उसको कम करने का कार्य करती है पीड़ाहारी। तो ये जो पीड़ाहारी और प्रशांतक है ये तंत्रिकीय सक्रिय औषध है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है या तंत्रिका से ग्राही तक संदेशवान करने वाली प्रक्रिया को प्रभावित करती है। भाई हमें दर्द क्यों होता है, हमारा दिमाग कहता है कि हमें दर्द हो रहा है तो इसलिए दर्द का अनुभव होता है। अगर दिमाग को ये कह दिया जाए कि दर्द नहीं हो रहा बेटा सब ठीक है तो दर्द का अनुभव होगा ही नहीं। तो ये जो होती हैं औषधियां ये दिमाग पे जाके कहती हैं बेटा कुछ नहीं, दर्द और नहीं है, तो दिमाग कहता है अच्छा हाँ भाई दर्द तो नहीं है, सही बात है। तो जब तक उस संदेश को यहाँ तक आने के लिए रोके रखती हैं औषधियां, जब तक संदेश को भाई मान लो सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, तो उस संदेश को, दर्द वाले संदेश को दिमाग तक पहुंचने से रोके रहेंगी, दर्द नहीं होगा। जैसे उसका असर खत्म हुआ, संदेश तुरंत पहुंचा कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तुरंत दर्द क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये संदेश वहन करने वाली प्रक्रिया को रोक देती है। तो प्रशांतक वे रासायनिक पदार्थ है जिनका उपयोग तनाव तथा छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों में किया जाता है। यह अच्छा होने की भावना को अभिप्रेरित करके चिंता, तनाव, क्षोभ तथा उत्तेजना से मुक्ति देते हैं। ये नींद की गोलियों में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। प्रशांतक विभिन्न प्रकार के होते हैं, ये अलग अलग क्रियाविधियों से कार्य करते हैं। जैसे कि जो हमारी नॉरएड्रेनालिन है ये एक तंत्रिकीय संचारक है जो मनोदशा परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाती है। यदि किसी कारण से नॉरएड्रेनालिन का स्तर कम हो तो संकेत भेजने की क्रिया धीमी पड़ जाती है तथा व्यक्ति अवसादग्रस्त मतलब डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसी स्थिति में हमें प्रति अवसादक मतलब एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन होती है उनकी आवश्यकता पड़ती है। यह औषधि जो होती है वो नॉरएड्रेनालिन का निम्नीकरण उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम को संदमित कर देती है और यदि एंजाइम संदमित हो जाता है तो महत्वपूर्ण तंत्रिकीय संचारक धीरे धीरे उपापचयित होता है और अपने ग्राही को लंबे समय तक सक्रिय कर सकता है और अवसाद के असर का प्रतिकार करता है। इप्रोनाइजिड और फिनलिजिन ऐसी दो औषधियां होती हैं। सबसे सिंपल से आपसे पूछेगा कि एग्जाम में प्रशांतक क्या है, तो वे औषधियां जिनका उपयोग मानसिक तनाव को दूर करने के लिए किया जाता है, अवसाद को दूर करने के लिए किया जाता है, वही प्रशांतक होती हैं। आपके एग्जाम्पल है इप्रोनाइजिड हो गया, फिनलिजिन हो गया, ये दो आपके उदाहरण हो गए प्रशांतक के। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रशांतक जैसे क्लोरोडाइजेपॉक्साइड और मेप्रोबमेट तनाव दूर करने के लिए अपेक्षाकृत मंद प्रशांतक है, मतलब इनके उपयोग से तनाव धीमी गति से दूर होता है। इक्वेनिलिन का प्रयोग जो है, इक्वेनिल का प्रयोग अवसाद और अति तनाव के नियंत्रण में किया जाता है। तो आपसे पूछे प्रशांतक तो इप्रोनाइजिड हो गया, फिनलिजिन हो गया, क्लोरोडाइजेपॉक्साइड हो गया, मेप्रोबमेट हो गया, इक्वेनिल हो गया,
ठीक है, ये सारी हमारी प्रशांतक औषधियां हो जाएंगी। चलिए, फिर आपका बारबीट्यूरिक अम्ल के उत्पन्न जैसे वेरोनल, एमिटल, निम्बुटल, ल्यूमिनल और सेकुनल प्रशांतकों का महत्वपूर्ण वर्ग बनाते हैं। इन्हें बारबीट्यूरेट कहते हैं। तो आपसे अगर पूछेगा बारबीट्यूरेट क्या है, तो बारबीट्यूरेट निद्राजनक होते हैं जिसके प्रयोग से नींद आती है। बारबीट्यूरेट क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनके प्रयोग से नींद आती है, उन्हें ही हम बारबीट्यूरेट कहते हैं। और ये कौन से होते हैं? वेरोनल एमिटल हो गया, नेमिटल हो गया, ल्यूमिनल हो गया, सेकुनल हो गया, ये आपके बारबीट्यूरेट होते हैं। प्रशांतकों के रूप में उपयोग किए जाने वाले कुछ अन्य पदार्थ जैसे वैलियम और सेरोटोनिन भी है। तो आप इनमें से कोई भी 2-4 उदाहरण याद कर सकते हैं। आपसे 2 एग्जाम्पल पूछता है, आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए, अगला हमारा क्या है? अगला हमारा पीड़ाहारी। तो पीड़ाहारी आप जानते हुए, पीड़ाहारी क्या होते हैं? जो शरीर के दर्द को कम करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो पीड़ाहारी को बिना चेतना, चिड़ता, संभ्रम, असमन्वय या पक्षाघात अथवा तंत्रिका तंत्र में बिना कोई बाधा उत्पन्न किए कम अथवा समाप्त करते हैं। ठीक है, पीड़ाहारी जो है वो क्या करते हैं? सिंपल सा, पीड़ाहारी जो दर्द को कम करने का कार्य करते हैं। पीड़ाहारी जो दर्द को कम करने का कार्य करते हैं वही हमारे क्या होते हैं? पीड़ाहारी। पीड़ाहारी भी कितने प्रकार के होते हैं? पीड़ाहारी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कौन से? स्वापक और एक होते हैं अस्वापक। ठीक है, एक होते हैं स्वापक और एक होते हैं अस्वापक। स्वापक जो होते हैं जिनका उपयोग से हमें क्या होती है? आदत पड़ जाती है। अस्वापक जो होते हैं जो दर्द को कम करते हैं और उनके उपयोग से उसकी लत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो औषधियां क्या होती हैं? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के दर्द को आराम देने के लिए प्रयोग होते हैं, वो पीड़ाहारी औषधियां होती हैं। पीड़ाहारी औषधियां 2 प्रकार की, अस्वापक और स्वापक। स्वापक, अस्वापक क्या है? ऐसी पीड़ाहारी औषधियां जिनके प्रयोग से दर्द को आराम मिलता है और उनके लगातार प्रयोग से उनकी आदत भी नहीं पड़ती है, वो हमारे क्या होते हैं? अस्वापक होते हैं, नॉन एडिक्टिव होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा पैरासीटामोल वगैरह हो गया, ये सब क्या है? नॉन एडिक्टिव होते हैं। जैसे देखिएगा, एस्पायरिन हो गया, पैरासीटामोल है, ये अस्वापक वर्ग की पीड़ाहारी है। एस्पिरिन अति प्रचलित उदाहरण है। एस्पिरिन प्रोस्टाग्लैंडिन नामक रसायनों जो कि ऊतक में प्रदाह उत्पन्न करते हैं, मतलब दर्द उत्पन्न करते हैं, के संश्लेषण को संदमित करती है। यह औषध कंकाल की पीड़ा जैसे कि संधिशोथ के कारण होने वाली पीड़ा में आराम देने में प्रभावी होती है। इनके और भी कई प्रभाव होते हैं, जैसे बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक के रूप में, बिम्बाणु स्कंदन को रोकना, रक्त के थक्के न बनने देने के प्रभाव के कारण एस्पायरिन का जो उपयोग होता है वो दिल के दौरे को रोकने में भी होता है। तो अस्वापक पीड़ाहारी क्या होती है? ऐसी पीड़ाहारी औषधियां जिनके लगातार उपयोग से उनका आदत नहीं पड़ती है, वो अस्वापक होती है। इनके उदाहरण है एस्पायरिन और पैरासीटामोल। सिंपल से इतना लिखना है, जिनका आदत नहीं पड़ती है। स्वापक क्या होती हैं? ऐसी पीड़ाहारी औषधियां जिनके लगातार प्रयोग से उनकी आदत भी लग जाती है, वो हमारी क्या होती है? स्वापक पीड़ाहारी होती है। जैसे हमारा मॉर्फिन हो गया, है ना, ये और मॉर्फिन हो गया, जो हीरोइन हो गया, है ना, जो ड्रग्स हमारे कोकीन हो गया, ये सारे क्या होते हैं? स्वापक होते हैं। इनको थोड़ी मात्रा में लेंगे तो थोड़ी मात्रा में लेने पर दर्द में आराम देंगे, ज्यादा मात्रा में लेंगे ये विष का काम करेंगे, जहर का काम करेंगे। और अगर हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनका लगातार उपयोग करते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगी भाई? आदत लग जाती है इनकी, और इनको ना मिलने से फिर शरीर में उलझन होने लगती है। आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा भी होगा। तो मॉर्फिन और इसके कई सारी औषधियां जो है औषधि और कई सारे सजात जैसे कोकीन हो गया, हेरोइन हो गया, जब औषधि मात्रा मतलब कम मात्रा में लेते हैं तो ये पीड़ा से आराम देते हैं और नींद लाते हैं। लेकिन अधिक मात्रा में ये क्या होते हैं? भाव शून्यता उत्पन्न करते हैं, बेहोशी लाते हैं, मरोड़ होते हैं और अंत में मृत्यु कारक भी हो सकते हैं। तो मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन स्वापकों को कभी कभी आइफेनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये पोस्त से प्राप्त होती है, ओपियम पॉपी से प्राप्त होते हैं। तो ये पीड़ाहारी मुख्यतः शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन के बाद होने वाली दर्द और अंतिम अवस्था के कैंसर की पीड़ा और प्रसव पीड़ा को आराम में, प्रसव पीड़ा में होने वाले दर्द को आराम देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। आपकी मॉर्फिन हो गई, हेरोइन हो गई, कोडीन हो गई, ये सारे क्या है? आपके पीड़ाहारी स्वापक औषधियां हैं। चलिए, फिर आगे आपका होता है प्रति सूक्ष्म जैविक औषधियां। तो प्रति सूक्ष्म जैविक औषधियां भाई हमारे शरीर में जो वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके कारण क्या होता है? जैसे फंगल इन्फेक्शन क्या है? एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण होता है। तो सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण शरीर में अनेक प्रकार के क्या रोग उत्पन्न होते हैं, एलर्जी उत्पन्न होती है। इनके इलाज के लिए जिन औषधियों को उपयोग करते हैं वो हमारे होते हैं प्रति सूक्ष्म जैविक औषधियां, जिनको फिर से हम 3 भागों में क्या करते हैं? आगे 3 भागों में फिर से पुनः क्या करते हैं? बांटा करते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में आगे देखते हैं। चलिए भाई तो सिंपल सा है, मनुष्य और जीवों में रोग विभिन्न सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, वायरस, कवक और अन्य परजीवी द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। तो प्रति सूक्ष्म जैविकों की प्रवृत्ति चयनित करके
जीवाणु, जैसे हमारे भाई जीवाणुओं के लिए प्रति जीवाणु का, कवक के लिए प्रति कवक का, वायरस के लिए प्रति वायरस का, परजीवियों के लिए प्रति परजीवी, विनाश करने की, वृद्धि रोकने की अथवा सूक्ष्म जीवों के परजीवी प्रभाव को रोकने की होती है। ठीक है, तो इनको हम पुनः 3 भागों में बांटते हैं, प्रतिजैविक, प्रतिरोधी और संक्रमण हारी प्रति सूक्ष्म जैविक। ठीक है, 3 प्रकार के प्रति सूक्ष्म जैविकों को 3 भागों में बांट देते हैं, एंटीबायोटिक हो गई, प्रतिरोधी हो गई, संक्रमण हारी हो गई। तो प्रति सूक्ष्म जैविकों का काम क्या है? प्रति सूक्ष्म जैविकों का काम है कि जो हमारे कवक हो गए, वायरस हो गए, परजीवी हो गए, इनके विनाश करके इनकी वृद्धि रोकने का काम करते हैं। प्रति सूक्ष्म जैविक जो होते हैं वो कवक, वायरस, जीवाणु आदि का विनाश करते हैं और उनकी वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिजैविक, प्रतिरोधी, संक्रमणहारी। चलिए, प्रतिजैविक जो हमारा है वो क्या होता है? प्रतिजैविक औषधि जो है मानव और जीवों के लिए कम विषैली होने के कारण संक्रमण में उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। प्रारंभ में प्रतिजैविकों को सूक्ष्म जीवों, जो जीवाणु, कवक तथा फफूंदी द्वारा उत्पन्न रसायनों के वर्ग में रखा गया था, जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं तथा उनका संपूर्ण विनाश करते हैं। संश्लेषण विधियों के विकास ने कुछ ऐसे रसायनों के संश्लेषण में सहायता दी जिनकी खोज मूलतः सूक्ष्म जीवों के उत्पाद की तरह हुई थी। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त कुछ पूर्णतः संश्लेषित यौगिक भी प्रतिजीवाणु होते हैं, इसलिए प्रतिजैविक की परिभाषा बदल गई। प्रतिजैविक होते क्या है? प्रतिजैविक वे पदार्थ जो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण द्वारा प्राप्त उन पदार्थों को कहते हैं जो कम सांद्रता में सूक्ष्म जीवों के उपापचयी प्रक्रमों में उत्पन्न करके अवरोध उत्पन्न करके उनकी वृद्धि को रोकते हैं या फिर उनका विनाश करते हैं। ठीक है, तो प्रतिजैविक पूर्ण या आंशिक रूप से संश्लेषित वे पदार्थ हैं जो कम सांद्रता में सूक्ष्म जीवों के उपापचयी प्रक्रमों में अवरोध उत्पन्न करके उनकी वृद्धि को रोकते हैं और उनका विनाश करते हैं। तो प्रतिजैविक जो है वो सूक्ष्म जीवों के विनाश और वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। सिंपल से याद रखना है। ठीक है, और कुछ इनमें से आपको प्रतिजैविकों के उदाहरण याद रखने हैं, केवल इतनी लाइन आपको याद रखना है जो इसकी डेफिनेशन है, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये आपको कुछ प्रतिजैविकों के उदाहरण दिए हैं। ठीक है, जैसे हमारे 19वीं सदी में ऐसे रसायनों की खोज हुई जो आक्रमणकारी जीवों पर तो प्रतिकूल असर डाले, परंतु जो परपोषी हैं उन पर नहीं। तो जर्मन जीव विज्ञानी पॉल एरलिस ने इस धारणा के प्रवर्तक थे। उन्होंने सिफिलिस के इलाज के लिए कम विषैले पदार्थ तैयार करने के उद्देश्य से आर्सेनिक आधारित संरचनाओं की जांच की। उन्होंने इन औषधियों को ऑर्सेफेनेमीन बनाई, जिसे सिल्वर सैन के नाम से भी जाना जाता है। पॉल एरलिस को इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। जो हमारी सिल्वर सैन होती है वो मनुष्यों के लिए विषैली होती है, लेकिन इसका उपयोग जो है जो प्रभाव है उस पायरोकीट जीवाणु पर जो कि सिफिलिस उत्पन्न करता है, मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। तो ये सारी कहानी यहाँ पे आपको देखनी है, लेकिन आपके क्वेश्चन केवल ये पूछता है प्रतिजैविक क्या है, उनके 2 उदाहरण बताइए, बस इतना पूछेगा। तो प्रतिजैविक वे पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोककर उनका विनाश करते हैं, वो प्रतिजैविक है। सिल्वर सैन हो गई, टॉन्टोसिल हो गई, सल्फानिलेमाइड हो गई, सल्फापिरिडीन हो गई, एजोरंजक, ये सारे प्रतिजैविक का काम करेंगे। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हमारी जो है, अगर हम आगे बात करें तो हमारी जो आपसे ये पूछ सकता है जो आर्सफेनेमीन है उसमें क्या होता है? तो आर्सफेनेमीन जो होती है, आर्सफेनेमीन में उपस्थित जो आर्सेनिक बंध है वो एजोरंजकों में उपस्थित नाइट्रोजन बंध से इस मायने में मिलता जुलता है कि इसमें नाइट्रोजन के स्थान पर आर्सेनिक उपस्थित है। उन्होंने यह भी देखा कि रंजक ऊतकों को चयनित रूप से रंगते हैं। ठीक है, अतः एरलिस ने ऐसे यौगिकों की खोज प्रारंभ की जो संरचना में एजोरंजकों से मिलते हों और जीवाणुओं पर चयनित रूप से बंधित हों। तो 1932 में उन्हें प्रथम प्रभावी प्रतिजीवाणु टॉन्टोसिल को बनाने में सफलता प्राप्त हुई, जो कि संरचना में सिल्वर सैन से मिलता है, लेकिन सिल्वर सैन की जैसे विषैला नहीं होता। भाई सिल्वर सैन मनुष्यों पर विषैला है, लेकिन टॉन्टोसिल जो है उसकी संरचना इसके जैसे ही, कार्यशीलता भी इसके जैसे है, लेकिन वो विषैला नहीं होता है। जल्द ही यह खोज लिया गया कि शरीर में टॉन्टोसिल एक यौगिक सल्फेनिल एमाइड में बदल जाती है जो वास्तविक असरकारक यौगिक है। इस प्रकार सल्फा औषधों की खोज हुई और कई सल्फाइनेमाइड अनुरूप क्या किए गए, संश्लेषित किए गए, और इनमें से एक अत्यधिक प्रभावी है जो कि है सल्फापिरिडीन। तो सल्फोनेमाइडों की सफलता के उपरांत भी प्रतिजीवाणु चिकित्सा वास्तविक क्रांति 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पेनिसिलियम कवक में प्रतिजीवाणु खोज से प्रारंभ हुई और पृथक्करण और शोधन करके चिकित्सकीय परीक्षण के लिए पर्याप्त मात्रा में पदार्थ एकत्र करने में इनको 13 वर्ष लग गए थे। तो प्रतिजीवाणुओं का सूक्ष्म जीवों पर नाशक अथवा निरोधक प्रभाव होता है। दोनों प्रकार के प्रतिजीवाणुओं के कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं। जीवाणुनाशी कौन है? पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, ऑफ्लोसासिन। ठीक है, फिर आपका एरिथ्रोमाइसिन, ये क्या है, जीवाणु निरोधी होता है। टेट्रासाइक्लिन और क्लोरैन फेनिकॉल जो है ये भी क्या है आपका जीवाणु
निरोधी होता है। चलिए फिर आगे हम बात करें तो जीवाणु अथवा अन्य सूक्ष्म जीवों के उस परास को जिस पर किसी प्रतिजीवाणु का प्रभाव होता है उस प्रतिजीवाणु की क्रिया स्पेक्ट्रम की तरह अभिव्यक्त करते हैं। जो प्रतिजीवाणु ग्रैम ग्राही और ग्रैम अग्राही दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विस्तृत परास का विनाश करते हैं अथवा निरोध करते हैं विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कहलाते हैं। तो आपको ये याद रखना है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु क्या होते हैं। आप यहाँ से ये भी ध्यान रखेंगे कि ऐसे प्रतिजीवाणु जो ग्रैम ग्राही और ग्रैम अग्राही दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विस्तृत परास का विनाश करते हैं या उनके वृद्धि को रोकते हैं वही हमारे क्या होते हैं विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कहलाते हैं। और जो प्रधानता ग्रैम ग्राही अथवा ग्रैम अग्राही जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होते हैं वे संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु होते हैं। मतलब जो केवल एक का करते हैं वो संकीर्ण स्पेक्ट्रम, जो दोनों का करेंगे वो विस्तृत स्पेक्ट्रम। ठीक है, यदि केवल एक जीव अथवा रोग पर प्रभावी हो तो उनका उल्लेख सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु की तरह होगा। जैसे हमारा जो पेनिसिलिन जी है का स्पेक्ट्रम संकीर्ण होता है। एम्पीसिलिन और एमॉक्सिसिलिन पेनिसिलिन के संश्लिष्ट रूपांतरण है और इनका स्पेक्ट्रम विस्तृत होता है। तो आपसे पूछेगा संकीर्ण स्पेक्ट्रम किस प्रतिजीवाणु का होता है, तो संकीर्ण स्पेक्ट्रम होता है पेनिसिलिन जी का। और विस्तृत स्पेक्ट्रम किसका होता है, तो आप क्या बताओगे एम्पीसिलिन और एमॉक्सिसिलिन का। ठीक है, तो एम्पीसिलिन और एमॉक्सिसिलिन जो है उनका स्पेक्ट्रम विस्तृत है जबकि पेनिसिलिन जी जो है उसका स्पेक्ट्रम संकीर्ण होता है। एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पेनिसिलिन देने से पूर्व रोगी जो है कि पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशीलता का परीक्षण करना आवश्यक होता है। और हमारा जो भारतवर्ष है उसमें जो पेनिसिलिन का उत्पादन पिंपरी में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स द्वारा तथा निजी औद्योगिक क्षेत्र में होता है। ये तो उसके बारे में जानकारी है। ठीक है, तो प्रतिजीवाणु आप समझ गए, सूक्ष्म जीवाणु का नाश करना और उनकी वृद्धि को रोकना, यही होता है प्रतिजीवाणुओं का काम। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रतिरोधी और विसंक्रमण, इनके बारे में पढ़ लेना, यही वही सारी चीजें लिखी गई जो छोटी छोटी बातें हैं। फिर अगला जो है अगला प्रतिसूक्ष्म जैविक वो है प्रतिरोधी और विसंक्रामी। तो प्रतिरोधी या विसंक्रामी ऐसे रसायन होते हैं जो या तो सूक्ष्म जीवों का विनाश करते हैं या फिर उनकी वृद्धि को रोकते हैं। तो प्रतिरोधियों को सजीव ऊतकों जैसे घाव, चोट, व्रण, रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। प्यूरासिन और सोफ्रामाइसिन इत्यादि इसके क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। ठीक है, प्यूरासिन और सोफ्रामाइसिन ही क्या है, प्रतिरोधियों के उदाहरण होते हैं। बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, प्रतिरोधी क्या है, उनके दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, इनमें और कौन से आते हैं, इन्हें प्रतिजीवाणुओं की तरह खाया नहीं जा सकता बल्कि ये साधारण प्रयुक्त किया जाना वाला प्रतिरोधी जो हमारा डेटॉल है, जो क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण होता है। बाइथायोनॉल को साबुन में प्रतिरोधी गुणधर्म प्रदान करने के लिए मिलाते हैं। ठीक है, तो डेटॉल में क्या होता है, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल का मिश्रण है डेटॉल, जो कि क्या है प्रतिजीवाणु होता है। इसी तरह साबुन में प्रतिजीवाणु का काम कौन करता है, तो साबुन में प्रतिजीवाणु का काम करता है बाइथायोनॉल। ठीक है, और आयोडीन भी एक प्रबल प्रतिरोधी है और इसका एल्कोहल जल मिश्रण में 2-3% घोल आयोडीन का टिंचर कहलाता है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर के लिए आपसे पूछता है आयोडीन का टिंचर किसको बोलते हैं। तो आयोडीन जो है वो प्रबल प्रतिरोधी है और इसका एल्कोहल जल मिश्रण में 2-3% घोल जो है वो आयोडीन का टिंचर कहलाता है। इसे घाव पर लगाते हैं। इसके अलावा हमारा जो आयोडोफॉर्म है वो भी घाव पर प्रतिरोधी की तरह प्रयोग किया जाता है। हमारा जो बोरिक अम्ल का तनुजली विलयन है आंखों के लिए दुर्बल प्रतिरोधी होता है। विसंक्रामिकों या विसंक्रामियों का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं जैसे फर्श नालियों और यंत्रों इत्यादि पे किया जाता है। जैसे हमारा जो लाइजॉल हो गया है ना, तरह तरह के जो आते हैं लिक्विड्स, लाइजॉल हो गया और क्या हो गया भाई, नाम हमको नहीं याद आ ब्रांड का, बाकी आप जानते ही हो। तो फर्श नालियों और यंत्रों आदि पर किया जाता है। सांद्रता परिवर्तन से ये वही पदार्थ प्रतिरोधी और विसंक्रामी का कार्य कर सकता है। ठीक है, तो प्रतिरोधी और विसंक्रामी एक ही प्रकार के पदार्थ होते हैं, बस उनमें सांद्रता का अंतर होता है, उनकी सांद्रता अलग अलग होती है, ये आपको याद रखना है। उदाहरण के लिए फिनॉल का 0.2% विलयन प्रतिरोधी है जबकि इसका 1% विलयन क्या है, विसंक्रामी है। जैसे हम लोग क्या करते थे भाई, जैसे जो फिनाइल होता है ना, फिनाइल उसमें क्या होता है भाई, वो हमारा विसंक्रामी है क्योंकि उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं सतह को साफ करने के लिए। तो क्लोरीन की 0.2 से 0.4% भाग 10 लाख प्रति 10 लाख भाग जल में सांद्रता तथा अत्यधिक कम सांद्रता में सल्फर डाइऑक्साइड विसंक्रामी का कार्य करते हैं। तो आपसे पूछेगा विसंक्रामी, तो आपको बता देना विसंक्रामी कौन है। फिनॉल का 1% विलयन विसंक्रामी है। क्लोरीन के 0.2 से 0.4 भाग प्रति 10 लाख भाग में विसंक्रामी का कार्य करता है। अत्यधिक कम सांद्रता में सल्फर डाइऑक्साइड भी विसंक्रामी का काम करता है। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा जो है वो प्रतिजनन क्षमता औसत। तो प्रतिजीवाणु क्रांति जो है
उसने मनुष्य को दीर्घ और स्वस्थ जीवन प्रदान किया, जीवन की संभावना लगभग दूनी हो गई। अधिक जनसंख्या ने भोजन, संसाधन, पर्यावरण, बेरोजगारी इत्यादि विषयों से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न की। इन समस्याओं पर नियंत्रण के लिए जनसंख्या का नियंत्रण बहुत ही आवश्यक था। तो प्रतिजनन औषधियां क्या होती है? जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाली औषधियां हमारी प्रतिजनन क्षमता औषधि होती है। तो इसने परिवार नियोजन की धारणा को प्रोत्साहित किया। तो प्रतिजनन औषधियां होती क्या है? प्रतिजनन औषध इस दिशा में उपयोगी है। जनन नियंत्रण गोलियों में आवश्यक रूप से संश्लिष्ट एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन व्युत्पन्नों का मिश्रण ही कहलाता है प्रतिजनन क्षमता औषध, जो जनन क्षमता को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, तो मिश्रण होता है, दोनों ही यौगिक हार्मोन होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये दोनों ही क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो अंडोत्सर्ग को निरोधित करता है और संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन व्युत्पन्न प्राकृतिक प्रोजेस्टेरॉन से अधिक प्रभावशाली होते हैं। नॉरएथिनड्रॉन संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन व्युत्पन्न का एक उदाहरण है जो व्यापक रूप से जनन नियंत्रण गोलियों में प्रयुक्त होता है। एथाइनिल एस्ट्राडाइऑल जो कि जिसको हम नो एस्ट्रॉल भी कहते हैं, एक एस्ट्रोजन व्युत्पन्न है जो प्रोजेस्टेरॉन व्युत्पन्न के साथ जनन नियंत्रण गोलियों में प्रयुक्त होता है। तो प्रतिजनन क्षमता औषध क्या होती है? प्रतिजनन क्षमता औषध जो क्या होती है भाई? परिवार नियोजन में या जो जनन नियंत्रण औषधियां जो होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रतिजनन क्षमता औषध बोलते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये महत्वपूर्ण प्रतिजनन क्षमता औषध होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं भाई? हमारे हार्मोन्स होते हैं और इनके कई सारे संश्लेषित यौगिक भी हैं, व्युत्पन्न भी हैं, जो प्रतिजनन क्षमता औषध का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा वो है नॉरएथिनड्रॉन और हमारा एथाइनिल एस्ट्राडाइऑल, ये दोनों क्या है भाई? ये दोनों हमारे प्रतिजनन क्षमता औषध होते हैं। ये एस्ट्रोजन का क्या है? ये प्रोजेस्टेरॉन का क्या है? व्युत्पन्न है और ये एस्ट्रोजन का व्युत्पन्न है। ठीक है, चल फिर इसके बाद हम बात करेंगे भोजन में रसायन। तो हमारी जो औषधियां हैं वो हो गई खत्म। अब हम लोग बात करेंगे भोजन में रसायन की। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों में रासायनिक मिलान जो हमारे केमिकल है उनको मिलाने का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जैसे भाई हम भोजन को बहुत दिन तक रखते हैं तो भोजन खराब ना होने पाए, तो भोजन के क्या संरक्षण में, उसके संरक्षण के लिए उनमें केमिकल मिलाए जाते हैं। भोजन में स्वाद को बढ़ाने के लिए, उनकी महक सुगंध बढ़ाने के लिए उनमें केमिकल मिलाए जाते हैं। ठीक है, भोजन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं, पौष्टिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए केमिकल मिलाए जाते हैं। तो खाद्य पदार्थों में रसायन मिलाने के मुख्यतः 3 कारण होते हैं। उनका परिरक्षण मतलब खराब होने से बचाने के लिए, और उनके भाई स्वाद में, महक में, सुगंध में वृद्धि जिससे आकर्षण बढ़ता है, आकर्षण बढ़ाने में, और पौष्टिक गुणवत्ता में संवर्धन करने में। तो खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले जो हमारे रसायन है वो कौन कौन से हैं भाई? खाद्य रंजक हैं, सुरुचिक हैं, मधुरक हैं, वसा एमल्सीकारक हैं, स्थायी कारक हैं, आटा सुधारक, बासीपन रोकने वाले हैं, विरंजक हैं, प्रतिऑक्सीकारक हैं, परिरक्षक हैं, पोषण संपूरक जैसे खनिज, विटामिन और अमीनो अम्ल होते हैं। तो हमारा जो वर्ग 6 है, वर्ग 6 के अतिरिक्त किसी भी रसायन का पोषणज महत्व नहीं होता। मतलब ये पांचों जो है इनमें से कोई भी जो भोजन है उसकी पौष्टिक क्षमता में वृद्धि नहीं करते हैं। तो ये जो वर्ग 6 के रसायन है यही भोजन की पौष्टिक क्षमता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, इनकी इसके अलावा बाकी जो है या तो इन्हें भंडारित खाद्य पदार्थ की सुरक्षा अवधि बढ़ाने या फिर इनकी शोभा बढ़ाने के उद्देश्य से मिलाया जाता है। तो हमें इस चैप्टर में केवल और केवल किसके बारे में पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें केवल मधुरक के बारे में पढ़ना है और परिरक्षक जो भोजन को नष्ट होने से बचाते हैं, जो भोजन की शोभा बढ़ाते हैं, उनके बारे में ही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृत्रिम मधुरक। कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं? तो हमारे जो प्रमुख मधुरक हैं जैसे हमारा सुक्रोज हो गया, ग्रहण की गई कैलोरी को बढ़ाते हैं, इसलिए बहुत से लोग कृत्रिम मधुरक का प्रयोग करते हैं। जो हमारे प्राकृतिक मधुरक हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं जैसे सुक्रोज हो गया, शर्करा हो गया, ये कैलोरी बढ़ाते हैं और इसलिए इसके ऑप्शन के रूप में लोग कृत्रिम मधुरक का प्रयोग करना अधिक पसंद करते हैं। तो हमारा जैसे ऑर्थोसल्फो बेंजीमाइड है जिसे सैकरीन भी कहते हैं, ये सबसे अधिक लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है। यह 1879 के खोज के समय से ही मधुरक की तरह प्रयोग में लाया जाता रहा है। ये सुक्रोज से लगभग 550 गुना अधिक मीठा होता है और ये शरीर में अपरिवर्तित रूप में ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, ये सेवन के पश्चात पूर्णतः अक्रिय और अहानिकारक होता है और इसका प्रयोग मधुमेह के रोगियों और उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें कैलोरी अंतर्ग्रहण पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो आप लोगों ने सुना है ना शुगर फ्री शुगर होता है, तो शुगर फ्री शुगर वगैरह कृत्रिम मधुरकों की सहायता से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बाजार में आमतौर पर बिकने वाले कुछ कृत्रिम मधुरक आपके लिए नीचे दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला कौन सा? स्पार्टिम। स्पार्टिम में क्या होता है भाई? ये सुक्रोज की तुलना में 100 गुना अधिक मीठा होता है। आप देख सकते हैं इसमें स्पार्टिक अम्ल का भाग होता है, फेनिल एनालिन मेथिल एस्टर भाग होते हैं, 2 चीजें होती हैं। इनका आप फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है,
बना लेंगे संरचना। इसी तरह हमारे पास दूसरी है सैकरीन, जो कि 550 गुना अधिक होती है मीठी। इसके बाद सुक्रालोज, जो कि हमारी 600 गुना मीठी होती है शर्करा की तुलना में। और इसी तरह हमारी एलिटेम, एलिटेम हमारी 2000 गुना मीठी होती है शर्करा की तुलना में। तो सबसे अधिक और सफल जो कृत्रिम मधुरक है वो कौन है? एस्पार्टेम सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से प्रयोग में आने वाला कृत्रिम मधुरक है। सुक्रोज के मुकाबले 100 गुना अधिक मीठा होता है। ये स्पार्टिक अम्ल और फेनिल एलानिल से बने डाइपेप्टाइड की मेथिल एस्टर है। इसका उपयोग केवल ठंडे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों तक ही सीमित होता है, क्योंकि ये खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी हो जाता है। ठीक है, तो स्पार्टेम जो है वो ठंडे पेय पदार्थों में कृत्रिम मधुरक की तरह प्रयोग किया जाता है, और ये दो चीजों से बना होता है, स्पार्टिक अम्ल और किससे? फेनिल एनालिन से। ठीक है, चलिए अगला एलिटेम। एलिटेम जो है वो सबसे प्रबल मधुरक होता है और ये स्पार्टेम की तुलना में अधिक स्थायी होता है, लेकिन इसका प्रयोग करते समय मिठास नियंत्रित करना कठिन होता है, क्योंकि बहुत अधिक मीठा है भाई। एलिटेम 2000 गुना मीठा होता है, तो भाई इसका प्रयोग इसलिए कठिन होता है क्योंकि इतना ज्यादा मीठा होता है कि इसके मिठास को नियंत्रण करना आसान नहीं है। सुक्रालोज सुक्रोज का ट्राइक्लोरो उत्पन्न है और इसका रंग रूप और स्वाद शर्करा जैसा होता है, और ये खाने पकाने के तापमान पर स्थायी होता है और एक कैलोरी नहीं देता है। तो खाद्य पदार्थों में सामान्यतः हम लोग सुक्रालोज का ही प्रयोग करते हैं। अब ये तो हो गई भाई मधुरकों की बात। अब हम बात करेंगे खाद्य परिरक्षक। तो खाद्य परिरक्षक वे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोककर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। तो खाद्य परिरक्षक खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाते हैं। खाने का नमक, चीनी, वनस्पति तेल, सोडियम बेंजोएट सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले परिरक्षक हैं। ठीक है, जो नमक हो गया, चीनी हो गई, वनस्पति तेल हो गए, ये सब हमारे क्या है? खाद्य परिरक्षक होते हैं। सोडियम बेंजोएट सीमित मात्रा में प्रयोग में लाया जाता है तथा यह शरीर में उपापचयित हो जाता है। सॉर्बिक अम्ल तथा प्रोपेनोइक अम्ल के लवण भी परिरक्षकों के रूप में प्रयोग होते हैं। तो आपसे अगर पूछेगा दो परिरक्षक तो आप बता देंगे। खाद्य परिरक्षक की डिफिनेशन पूछेगा 1 नंबर में, तो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाने वाले पदार्थ खाद्य परिरक्षक पदार्थ कहलाते हैं। नमक, चीनी, वनस्पति तेल, सोडियम बेंजोएट हो गया, सॉर्बिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल का लवण हो गया, ये सारे खाद्य परिरक्षक होते हैं। इनके अलावा हमारे पास जो है प्रतिऑक्सीकारक। तो प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं? ये महत्वपूर्ण और आवश्यक खाद्य योज्य होते हैं, मतलब खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने वाले रसायन होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर ऑक्सीजन की क्रिया धीमी करके खाद्य परीक्षण में सहायता करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रति इनकी क्रिया उस खाद्य पदार्थ की अपेक्षा अधिक होती है जिसका यह परीक्षण करते हैं। जब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन BHT और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA दो ऐसे प्रतिऑक्सीकारक हैं। मक्खन में BHA मिलाने के बाद इसके सुरक्षित भंडारण का समय महीनों से बढ़कर वर्षों तक पहुंच जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि मक्खन का जो भंडारण का समय है बढ़ाने के लिए कौन सा खाद्य योज्य मिलाया जाता है, तो BHA मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, जो मक्खन की क्या होता है भाई, खराब होने से काफी समय तक बचाता है। ठीक है, कभी कभी अधिक प्रभावी बनाने के लिए BHT और BHA के साथ साइट्रिक अम्ल को भी मिला दिया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड अंगूरी शराब, बियर, शर्करा, चाशनी, छीले कटे अथवा सूखे फल और सब्जियों के परीक्षण के लिए उपयोगी प्रतिऑक्सीकारक होते हैं। तो कौन से ऑक्सीकारक अधिक उपयोगी हैं, कौन कौन से, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हमारे पास जो आएगा अगला भाई वो क्या है? शोधन अभिकर्मक। तो शोधन अभिकर्मक क्या होते हैं? अच्छा, कृत्रिम मधुरकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई? जो प्राकृतिक मधुरक है वो शरीर में कैलोरी की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिसका नियंत्रण काफी कठिन होता है, इसलिए हमें कृत्रिम मधुरकों की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, शोधन अभिकर्मक क्या होते हैं? तो शोधन अभिकर्मक जैसे हमारे साबुन और अपमार्जक जो शोधन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, वो रासायनिक पदार्थ जो शोधन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें हम शोधन अभिकर्मक कहते हैं। तो दो प्रकार के अपमार्जक शोधन अभिकर्मक की तरह उपयोग होते हैं। ये साबुन और संश्लेषित अपमार्जक है। ये जल के शोधन गुण को सुधारते हैं। ये वसा के निष्कासन में सहायता करते हैं, जो कि कपड़ों और त्वचा के साथ दूसरे पदार्थों को चिपका देती है। ठीक है, तो वसा क्या करती है भाई? त्वचा पर भी हमारे गंदगी को चिपका देती है, कपड़ों पर भी गंदगी चिपका देती है। तो इनके शोधन के लिए प्रयोग किए जाने वाले अभिकर्मक शोधन अभिकर्मक है, जो कि क्या होते हैं? साबुन और संश्लेषित अपमार्जक होते हैं। साबुन और संश्लेषित अपमार्जक दोनों ही क्या होते हैं? अपमार्जक के प्रकार होते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे साबुन। तो साबुन जो हमारे हैं वो बहुत पुराने अपमार्जक हैं। सफाई के लिए प्रयोग में आने वाले साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले वसीय अम्ल जैसे कि स्टेरिक, ओलिक तथा पामिटिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम लवण वाले साबुन वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं और इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो साबुनीकरण क्या होता है? आपसे सिंपल सा पूछेगा तो वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर सोडियम लवण युक्त साबुन बनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया ही साबुनीकरण कहलाती है। हम एक लाइन में कह सकते हैं
साबुन के निर्माण की प्रक्रिया ही साबुनीकरण कहलाती है। आपको ये साबुनीकरण की अभिक्रिया है, इसको लिख देना है। स्टीरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, सोडियम स्टीरेट बनाएगा जी, हमारा क्या है साबुन है, ये हमारा क्या है साबुन होता है। ठीक है, चलो तो इस अभिक्रिया में वसा अम्लों की एस्टर जल अपघटित हो जाती है और प्राप्त हुआ साबुन कोलाइडे अवस्था में रहता है। इसे विलयन में सोडियम क्लोराइड डालकर अवक्षेपित कर लिया जाता है। ठीक है, साबुन निकाल लेने के पश्चात ग्लिसरॉल बचे हुए विलयन में रह जाता है, जिसे प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। केवल सोडियम और पोटेशियम साबुन ही पानी में घुलनशील होते हैं और सफाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सामान्यतः सोडियम साबुनों की तुलना में पोटेशियम साबुन त्वचा के लिए कोमल होते हैं और इन्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्रयोग करके बनाया जाता है। यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करोगे तो अधिक मुलायम साबुन बनते हैं। ठीक है, चल तो साबुन जो है हमारे साबुन कितने प्रकार के होते हैं, तो बुनियादी तौर पर जो साबुन है वो वसा अथवा तेल को उपयुक्त घुलनशील हाइड्रोक्साइड के साथ उबालकर बनाए जाते हैं। तो अलग अलग कच्चा माल उपयोग करके भिन्नता लाई जाती है। भाई अलग अलग प्रकार के साबुन देखते हो, कुछ साबुन जो होते हैं 10 रुपये के मिलते हैं, कुछ 100 रुपए के मिलते हैं, कुछ 50 के मिलते हैं, उनकी क्वालिटी में अंतर होता है ना। तो अलग अलग प्रकार का कच्चा माल उपयोग करके अलग अलग प्रकार के साबुन बनाए जा सकते हैं, उनकी गुणवत्ता में परिवर्तन किया जा सकता है। तो प्रसाधन साबुन उत्तम प्रकार के वसा और तेलों से बनाए जाते हैं तथा क्षार के अधिक को निकालने का ध्यान रखा जाता है। इन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिए रंग और सुगंध डाले जाते हैं, जैसे लक्स हो गया है ना, हमारा जो मार्गो हो गया, जो डब हो गया, ये सब क्या है, ये सब प्रसाधन साबुन है। मतलब जो हम लोग नहाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जो हम लोग अपने लिए यूज करते हैं वो प्रसाधन साबुन है। पानी में तैरने वाले साबुन बनाने के लिए उनके कड़ा होने से पहले वायु के छोटे छोटे बुलबुले उनमें डाल दिए जाते हैं। पारदर्शी साबुन जैसे हमारा जो टीयर्स होता है ना, पारदर्शी साबुन साबुन को इथेनॉल में घोलकर और फिर विलायक के अधिक को वाष्पित करके बनाए जाते हैं। औषध साबुनों में औषधीय गुण वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे जब त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो नीम वाले साबुन, एलोवेरा वाले साबुन है ना दिए जाते हैं डॉक्टरों द्वारा। तो वो क्या होते हैं भाई उनमें औषधीय गुण होते हैं, उनमें कुछ दवाइयां मिलाई जाती हैं। तो औषध साबुनों में औषधीय गुण वाले पदार्थ डाले जाते हैं। कुछ साबुनों में गंधहारक पदार्थ डाले जाते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए इसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। इन्हें बनाते समय रोजिन नामक गोंद डाली जाती है, जिससे सोडियम रोजिनेट बनता है, जो क्या करता है, जो अच्छी तरह झाग बनाता है। धुलाई के जो साबुन होते हैं उनमें सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट जैसे पूरक डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो साबुन कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के साबुन, जैसे कि हमारा प्रसाधन साबुन हो गया, धोने वाला साबुन हो गया, औषध साबुन हो गया, है ना, कई प्रकार के होते हैं। साबुन की छीलन बनाने के लिए पिघले हुए साबुन की परत ठंडे सिलेंडर पर चढ़ाकर उससे टूटे हुए टुकड़ों में खुरच लिया जाता है। फिर दानेदार साबुन सूखे हुए छोटे छोटे साबुन के बुलबुले होते हैं। साबुन के पाउडर तथा मार्जन साबुनों में कुछ साबुन मार्जक जैसे कि झामक चूड़ या हमारा बारीक रेत या सोडियम कार्बोनेट और ट्राई सोडियम फॉस्फेट जैसे बिल्डर होते हैं। बिल्डर साबुन की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। तो बिल्डर वे पदार्थ जो साबुन की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। ठीक है, और साबुन की जो शोधन क्रिया है उसको तो आप लोग पढ़ चुके हो पृष्ठ रसायन में ही। मिसेल के निर्माण द्वारा साबुन क्या करता है, शोधन प्रक्रिया को अंजाम देता है। साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते, तो सबसे पहली चीज ये है, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं और ये आयन सोडियम तथा पोटेशियम आयनों को कठोर जल में घोलने पर क्रमशः अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन में बदल देते हैं। जब हम क्या करते हैं भाई, साबुन को कठोर जल में मिलाते हैं तो कैल्शियम लवण से क्रिया करके अघुलनशील कैल्शियम लवण बना लेते हैं। ये अघुलनशील साबुन मलफेन की तरह पानी से अलग हो जाते हैं और शोधन अभिकर्मक के कार्य के लिए क्या होते हैं, बेकार हो जाते हैं। फिर इनके द्वारा शोधन प्रक्रिया काम में नहीं ला जा सकती। तो वास्तव में अच्छी धुलाई में रुकावट डालते हैं, क्योंकि ये अवक्षेप कपड़ों के रेशों पर चिपचिपे पदार्थ की तरह चिपक जाते हैं। कठोर जल से धुले बाद इस चिपचिपे पदार्थ के कारण कांतिहीन लगने लगते हैं, मतलब उनमें कोई चमक नहीं रह जाती है। कठोर जल और साबुन से धुले हुए कपड़ों में इस चिपचिपे पदार्थ के कारण रंजक एक समान रूप से क्या होता है, अवशोषित नहीं होता है। तो कठोर जल से जो धुले हुए कपड़े होते हैं उनमें भाई जो रंजक होता है, रंजक मतलब जो रंग होता है वो एक समान रूप से नहीं होता। देखते हो कुछ कपड़े कहीं पे सफेद, कहीं पे नीले, कहीं पे सफेद दिखते हैं ना। जैसे कठोर जल से कपड़ा धुलने के बाद उसको नील में डाल दो तो अगर वो कपड़ा नील से कठोर जल से धुला गया तो नील एक समान रूप से उस पर नहीं चढ़ेगा सफेद कपड़े में। ठीक है, तो कठोर जल से जो धुले हुए कपड़े होते हैं उनमें रंजक एक प्रकार समान रूप से नहीं अवशोषित होता है। ठीक है, चलिए फिर साबुन के बाद हम बात करेंगे संश्लेषित अपमार्जक। तो संश्लेषित अपमार्जक शोधन अभिकर्मक है जिनमें साबुन के सभी गुण होते हैं, परंतु वास्तव में वो साबुन नहीं होते हैं। ये मृदु और कठोर दोनों प्रकार के जल में उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये कठोर जल में भी झाग बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ अपमार्जक तो बर्फीले जल में भी झाग बनाते हैं।
तो संश्लेषित अपमार्जकों को 3 भागों में बांटा गया है, ऋणायनिक अपमार्जक, धनायनिक अपमार्जक, अनायनिक अपमार्जक, मतलब उदासीन अपमार्जक। तो अपमार्जकों को 3 भागों में बांटा जाता है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे ऋणायनी अपमार्जक की। तो ऋणायनी अपमार्जक जो है वो लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन के सल्फोनेटित व्युत्पन्न होते हैं। दीर्घ श्रृंखला वाली एल्कोहलों को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अभिक्रिया कराने से एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं, जिन्हें क्षार से उदासीन करने पर क्या होता है भाई, ऋणायनी अपमार्जक बनते हैं। इसी प्रकार से एल्किल बेंजीन सल्फोनेट एल्किल बेंजीन सल्फोनिल अम्लों को क्षार द्वारा उदासीन करने से क्या होते प्राप्त होते हैं। तो ऋणायनी अपमार्जक सिंपल से आपको याद रखना होते क्या है, लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल तथा हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिल व्युत्पन्न होते हैं। एग्जाम में पूछेगा, ये लाइन लिख के सिंपल सा ये रिएक्शन लिख दो, पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और ये बनते कैसे हैं, दीर्घ श्रृंखला वाले एल्कोहलों को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने से एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनती है, जिन्हें क्षार से उदासीन करने पर ऋणायनी अपमार्जक बन जाते हैं। तो ये कैसे बनते हैं वो भी आपकी प्रक्रिया है, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर में आता है तो, और ये आपको रिएक्शन लिख देना है। ठीक है, लॉराइल एल्कोहल की अभिक्रिया H2SO4 से कराओगे तो लॉराइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, जैसे कास्टिक क्षार से क्रिया कराओगे तो सोडियम लॉराइल सल्फेट बनेगा, जो कि एक ऋणायनिक अपमार्जक होता है। ठीक है, इसी तरह डोडेसिल बेंजीन से भी कराओगे तो ऋणायनी अपमार्जक बनेगा। तो ऋणायनी अपमार्जकों में अणु का ऋणायनी भाग शोधन क्रिया में शामिल होता है। एल्किल बेंजीन सल्फोनेटों के सोडियम लवण ऋणायनी अपमार्जकों के महत्वपूर्ण वर्ग हैं। ये अधिकतर घरेलू उपयोग में आते हैं। ऋणायनिक अपमार्जक दंत मंजन में भी प्रयोग किए जाते हैं, दांत की गंदगी को दूर करने में भी प्रयोग होते हैं। अगला हमारा है धनायनिक अपमार्जक। तो धनायनिक अपमार्जक क्या होते हैं, ये एमिनो के एसीटेट क्लोराइड या ब्रोमाइड ऋणायनों के साथ बने चतुस्क लवण होते हैं। इनमें धनायनी भाग में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है तथा नाइट्रोजन अणु पर एक धन आवेश होता है, अतः इन्हें धनायनी अपमार्जक कहते हैं। हमारा सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड एक प्रचलित धनायनी अपमार्जक है, जो केस कंडीशनरों में बालों को धुलने के बाद, शैम्पू धुलने के बाद कंडीशनर यूज करते हो तो कंडीशनर में ये धनायनिक अपमार्जक प्रयोग किए जाते हैं। धनायनिक अपमार्जकों में जीवाणुनाशक गुण होते हैं तथा यह महंगे होते हैं, इसलिए इनका उपयोग भी जो होता है वो कम मात्रा में होता है, सीमित होता है। फिर उसके बाद अगला हमारा आता है अनआयनित अपमार्जक। तो अनायनित अपमार्जकों की संरचना में कोई आयन नहीं होता है, ये उदासीन होते हैं। एक ऐसा अपमार्जक स्टेरिक अम्ल तथा पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल की अभिक्रिया से बनता है, और यहाँ पे आपको दिया गया स्टेरिक अम्ल और आपकी पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल की क्रिया करोगे तो आपका उदासीन अपमार्जक बन जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका उपयोग करते कहाँ है, तो बर्तन धोने के उपयोग में आने वाले द्रव अपमार्जक जो होते हैं वो उदासीन प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के अपमार्जकों की शोधन क्रियाविधि भी वही होती है जो साबुनों की होती है, या भी तेल तथा वसा को मिश्रित बनाकर निष्कासित करते हैं, बाहर करते हैं। संश्लेषित अपमार्जकों के उपयोग में प्रमुख समस्या यह है कि यदि इनमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अधिक शाखित हो तो जीवाणु इन्हें आसानी से निम्नीकृत नहीं कर पाते हैं। निम्नीकरण धीमा होने के कारण ये एकत्र हो जाते हैं, अपमार्जक युक्त बहिस्रावी नदी, तालाब इत्यादि में पहुंच जाते हैं। ठीक है, या पानी में मल जल प्रबंधन के बाद भी बने रहते हैं तथा नदी, तालाब और झरनों में झाग उत्पन्न करते हैं तथा उनका जो पानी है वो प्रदूषित हो जाता है। तो आजकल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में शाखन को नियंत्रित करने के लिए इसे निम्नतम रखा जाता है। शाखित श्रृंखलाएं तरलता पूर्वक जैव निर्विकृत हो सकती हैं और प्रदूषण से क्या होता है, बचाव होता है। ठीक है, तो हमारे जो अब संश्लेषित अपमार्जक जो बनते हैं उनकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को कम से कम छोटा से छोटा रखने की कोशिश की जाती है। कारण क्या है, क्योंकि जो छोटी श्रृंखला या अशाखित श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन होते हैं जैव अणुओं द्वारा आसानी से निम्नीकृत हो जाते हैं, जैव अपघटनीय होते हैं, मतलब वो प्रदूषण नहीं उत्पन्न करते। लेकिन बड़ी श्रृंखला वाला जो हाइड्रोकार्बन होगा उसकी शाखित हो जाने के कारण वो जैव अनअपघटनीय हो जाता है, जिस कारण प्रदूषण उत्पन्न होने की समस्या बन जाती है। ठीक है, तो इसी कारण जो संश्लेषित अपमार्जक होते हैं अब उनकी श्रृंखला को छोटे से छोटे रखने का प्रयास किया जाता है। तो ये आपका जो है ये कहानी खत्म हो जाती है, किसकी, ये कहानी दैनिक जीवन में रसायन की हो जाती है खत्म। अब इसमें जो एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स थे उनके बारे में आपको याद रखना, जैसे प्रतिअम्ल आमाशय की अम्लीयता को कम करने वाले जो पदार्थ हैं वो प्रतिअम्ल है, उनका उदाहरण जैसे पीड़ाहारी, शरीर के दर्द को कम करने वाले पदार्थ पीड़ाहारी हैं। 2 प्रकार के स्वापक, अस्वापक, जिनका आदत लग जाएगी वो स्वापक, जिनकी आदत नहीं लगती वो अस्वापक। ठीक है, 2 उदाहरण। इधर प्रतिहिस्टामिन, एलर्जी को दूर करने वाली जो दवाई होती है वो प्रतिहिस्टामिन होती है, 2 उदाहरण। इसी तरह से आपका प्रतिरोधी, इसी तरह से आपका प्रतिजीवाणु, प्रतिसूक्ष्म जैविक, इसी तरह से आपका जो भी औषधियां उनके बारे में आप पढ़ लेंगे। फिर आपका साबुन क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है उसके बारे में आपने जान लिया, कृत्रिम मद्रक क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों होती है उसके बारे में आपने जान लिया, उसका उदाहरण। तो सबका एक एक लाइन की डिफिनीशन उदाहरण, एक एक लाइन की डिफिनीशन उदाहरण, बस इतना ही आपसे एग्जाम में पूछा जाना है। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में कोई बात पूछी ही नहीं जानी। आपसे पूछेगा प्रति अम्ल क्या है, पीड़ाहारी क्या है, प्रतिसूक्ष्म जैविक क्या है,
विसंक्रामी क्या होता है ना, ये सारी चीजें पूछेगा। साबुन क्या है, अपमार्जक क्या है, एक एक उदाहरण दीजिए, सबके एक एक उदाहरण पढ़ लीजिए, एक एक लाइन की डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, वहीं से आपको एग्जाम में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की कहानी बस यहीं तक ले रखते हैं और फिर अगली बार मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो आज की क्लास यहीं तक ले, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।